तक पोर्शन कंप्लीट किया था और एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन सीखा था। ठीक है, चलिए, आई एम गुड, हरिओम। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एंट्रोपी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमें बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है एंट्रोपी पर बेस्ड। आज थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। लो जी, एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है Q रिवर्सिबल बाय T। Q मतलब हीट है, यूनिट होगी जूल। T मतलब टेम्परेचर है, केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हमारे पास है बेटा Q रिवर्सिबल बाय T, वेयर जहां पर Q रिवर्सिबल is heat exchanged in a reversible manner, heat exchanged in reversible manner at temperature T। नोट कर लो, जितना हम क्लास में सीखेंगे वो इतना सफिशिएंट है कि उससे हम अपना मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सर, इस फॉर्मूले से हमें ऐसा नजर आ रहा है, शायद हमें ऐसा नजर आ रहा है कि एंट्रोपी में चेंज केवल तभी आएगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो ये गलत लग रहा है, ऐसा नहीं है। एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सुन रहे हो? एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए रिवर्सिबल मैनर में हीट ट्रांसफर्ड अपॉन जिस टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर किया है। हरिओम, यह भी कोई मुद्दा नहीं है डिस्कशन का, जो चल रहा है उस पर ध्यान लगाइए। चलिए, अब हमको देखना है कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करें, किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो यदि कोई फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अकरिंग आइसोथर्मली, ध्यान से सुनना, यदि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा है तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसको आप क्या करेंगे, बताओ क्या लिखा है मैंने नीचे? डायरेक्ट। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे। सर, इसका मतलब क्या हुआ वो मैं समझा देता हूं अगली स्लाइड पे। तो इसके यूजेस की बात हो रही थी, तो पहला यूज हमने लिखा है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। सर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का वही मतलब होता है ना, सॉलिड को बदलना लिक्विड में, लिक्विड को बदलना गैस में, या सॉलिड को सीधे बदल लेना गैस में, अरे सब्लिमेशन, फ्यूजन। तो सर, आपने बताया था कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही चीजें क्या रहती है? कांस्टेंट। पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन का? पहला एग्जाम्पल आपने लिखा है वेपोराइजेशन। लो जी, वेपोराइजेशन ये लिखा है आपने। वेपोराइजेशन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस है जो अभी लिक्विड स्टेट में है उसको बदलना है हमें गैस स्टेट में। ठीक है, इसके दौरान प्रेशर रहता है कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का कन्वर्जन होता है गैस में, क्या उसका नाम पता है किसी को? बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड। जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जरा अच्छे से सोचना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है? क्या बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है? अरे नेताओं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही होता है वह टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस की लिक्विड और गैस स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। अरे इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना?
यदि यदि इक्विलिब्रियम है मतलब प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा है, रिवर्सिबली। लास्ट क्लास में बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिसमें हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। तो इसका मतलब प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज अकरिंग रिवर्सिबली एट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो पुराना वाला स्लाइड पे जो लिखी थी बात आपने देखा, यदि कोई प्रोसेस रिवर्सिबली आइसोथर्मली है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। तो जरा लगाते हैं फॉर्मूला। क्या इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में कितना चेंज है? लो जी, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय टी। कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं? लास्ट क्लास में ये बात भी बताई थी, देखो याद है क्या? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर को क्या कहते हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ट्रांसफर को क्या कहते हो? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसे किसके बराबर लिखूं मैं? डेल्टा एच के बराबर या डेल्टा यू के? डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। यूनिट जूल पर केल्विन। एनर्जी जूल में नहीं ली, कैलोरी में ले लो। फिर बच्चों ने चुपके चुपके पूछा कि सर ये वाली जो हीट है, ये जो क्यू लिखा है ये वाली, या फिर ये वाली जो हीट है, क्या इस हीट का कुछ नाम होता है क्या? हम बताएं इस हीट का क्या नाम होता है? ओके बेटा, ओहो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है। अरे बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, वंदित, अवनी, बहुत बढ़िया, हरिओम, शाबाश, उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये जो हीट है ना, ये हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, है ना? जितना लिखा है उसको देख लो कि क्या ये क्लियर है। चलिए देखना, कभी कभी बुक में इस तरह के टर्म्स भी लिखे हुए रहते हैं, चेक करें आप समझ पाओगे कि नहीं। डेल्टा एस वेपोराइजेशन ये लिखा हुआ रहेगा। इसका पूरा नाम और मीनिंग क्या है? इसका नाम है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। और इसका मीनिंग क्या होता है? ध्यान से सुनना। इसका मीनिंग होता है टोटल डेल्टा एस, मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 1 मोल लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। चलिए जी, ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान रखिए बेटा। जैसे कि आपको बताया है कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती है। क्लियर है? अब अगर ये हीट, आपने ये हीट समझ रहे हो ना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, अगर ये हीट 1 ग्राम का लिया तो एंट्रोपी चेंज भी किसका आएगा? 1 ग्राम का। अगर एंट्रोपी चेंज 10 ग्राम का निकालना है तो हीट भी आपको चाहिए 10 ग्राम का। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है एंट्रोपी चेंज जब कितने सब्सटेंस को वेपोराइज किया है? 1 मोल। जब 1 मोल सब्सटेंस को वेपोराइज किया है ना, उस दौरान का जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा उसे हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर्मूला लिख सकते हो डेल्टा एस वेपोराइजेशन। ये हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। बराबर क्या है? डेल्टा एच बाई टी। अगर एंट्रोपी 1 मोल की निकालनी है तो एंथैल्पी भी 1 मोल की लेनी है। 1 मोल की एंथैल्पी क्या बोलोगे?
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। यूनिट देखना क्या लिखा है, जूल पर केल्विन पर मोल। ये एक मोल के लिए आएगा, इसलिए हमने पर मोल लिखा है इसमें। चेक कर ले आप अच्छे से, अच्छे से चेक कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप वो पूछ सकते हो। जी विराज। बेटा जैसे वेपोराइजेशन में हमने किया है वैसे ही आप, अरे वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड को बदला गैस में, उसी तरह से आप सॉलिड को लिक्विड में भी बदल सकते हो। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं मैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में बदला, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, फ्यूजन। कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड, उसको हमने बदला लिक्विड में। इस दौरान भी प्रेशर रहने वाला है कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर को आप कहते हो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। सॉलिड को बदलोगे लिक्विड में तो एंट्रोपी बढ़ेगी। बताओ 10 ग्राम सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी में कितना चेंज आया, 10 ग्राम सॉलिड को बदला लिक्विड में, एंट्रोपी में कितना चेंज आया। उसके लिए क्या करोगे, जो हीट चाहिए वो कितने के लिए चाहिए, 10 ग्राम के लिए। अरे यार, जब एंट्रोपी 10 ग्राम की निकालनी तो हीट भी 10 ग्राम की चाहिए। क्यू रिवर्सिबल को आप लिख सकते हो डेल्टा एच बाय टी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया, क्या जरा पढ़ के देखना, डेल्टा एस फ्यूजन, तो क्या समझ जाओगे कि इट इज डिफाइंड फॉर, बहुत बढ़िया, इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल सब्सटेंस। बस इतना ही अंतर है, इसको डिफाइन किया जाता है 1 मोल सब्सटेंस के लिए। तो ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एस फ्यूजन बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट। यूनिट रहेगी जूल पर केल्विन पर मोल। बेटा सब्लिमेशन में लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि जैसे वेपोराइजेशन फ्यूजन हुआ है बिल्कुल उसी तरह से सब्लिमेशन भी हो जाएगा। चेक कर लो अच्छे से कि क्या यहाँ तक की बातें आपके दिमाग में गई है। चेक कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने पास, है ना, आराम से देख लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर, पक्का। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आपको दिया है ड्यूरिंग थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, बेटा कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस दिया है ना, तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस मतलब सवाल कैसे बनेगा, सवाल बताता हूं। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ऐसे सवाल पूछे गए एग्जाम में। 2 मोल आइडियल गैस, ठीक है, वर allowed to expand isothermally
were allowed to expand isothermally from 2 liter to 20 liter. ठीक है, at 300 Kelvin. Find delta S. देखो, तो ये बेसिकली एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है कि आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है आइडियल गैस का। इसमें आपको निकालना एंट्रोपी में चेंज कितना होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, बोर्ड पर ध्यान लगाइए पहले, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन मुद्दा यह रहता है ना कि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले आपको लगाना होगा फ्लोट। समझे, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। वहां से आपको पहले क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, बहुत माथापच्ची करनी होगी। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये सारी माथापच्ची पहले ही हम कर चुके हैं और हमने सीधे क्या बना लिया है, फॉर्मूला। तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है जो इस तरह के क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। क्या होता है, कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है तो उसमें एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला डेल्टा एस बराबर NCV log T2 by T1 प्लस NR log V2 by V1। वाह सर, ये तो हमने आज से लगभग 5-6 साल पहले 11th क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल सही पहचाना। NCP log T2 by T1 प्लस NR log P1 by P2। तो पहला वाला या दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है। इंफॉर्मेशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया है तो फर्स्ट, और अगर इंफॉर्मेशन प्रेशर के रिस्पेक्ट में दिया है तो सेकंड। ठीक है, देख लो अच्छी तरह से, ये क्लियर होना चाहिए अपने को। अब चेक करो कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला पहले से उपलब्ध रहता बेटा, तो क्या ऊपर वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते क्या, और कौन सा फॉर्मूला लगाना होता। 2 मोल आइडियल गैस वर अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली। अच्छा, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर इनिशियल फाइनल सेम है, मतलब T1 T2 सेम है, तो कितना होगा, log 1 बराबर 0। तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, क्या बचेगा, चेंज इन एंट्रोपी बराबर NR log V2 बाय V1। सर ये गंदा लॉग है, इसको हटाओ। 2 पॉइंट लिखोगे ना इसकी जगह, अरे बत्ती जल रही है। 2.303 NR log V2 बाय V1। अगर आंसर जूल में चाहिए तो आर की वैल्यू जूल में रखो, 8.314। मोल दिया है 2। V2 V1 फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर से 20 लीटर। लो जी, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको मिलेगा फाइनली आंसर। अगर पल्ले पड़ा हो तो बोल दो कबूल, और नहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। विराज, आंसर में पर मोल नहीं आएगा, क्योंकि जो एंट्रोपी चेंज निकाला है विराज बेटा, वो 2 मोल सब्सटेंस के लिए निकाला है, इसका ध्यान रखना विराज। अरे सुमित, कबाली नहीं कबूल बोलना था। ये साउथ की पिक्चर का है ना, बिल्कुल तगड़ा वाला फैन दिख रहा है मुझे रजनीकांत का। चलिए जी, तो इसको गायब करते हैं अपन। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। तीसरा और अंतिम फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। यदि रिएक्शंस के दौरान आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2NH3 गैस। दिल खोल के बोलो, क्या लगता है इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी। जल्दी बताओ बेटा, इतना समय क्यों लगा रहे हो। वेरी गुड, ऑनलाइन के सुपर स्टारों ने तो आंसर दे भी दिया है।
मानसी, सृष्टि, अंजलि, हरिओम, हर्षित, उज्जवल, विकास, खुशी, हेमंग, इन सभी बच्चों ने आंसर दिया है। पंकज ने और अपने न्यूटन ने भी। क्या? अरे सर, गैस के 4 मोल से 2 मोल बन रहे, गैस के मोल कम हो रहे, एंट्रोपी कम होगी, खत्म। बट आपसे पूछा नहीं नहीं कितनी कम होगी, वैल्यू बताओ। तो आपने बोला नहीं सर, वैल्यू के लिए तो कोई ना कोई डेटा दिया जाएगा। तो यदि कोई रिएक्शन दे रखी है तो डेल्टा एस, क्या मतलब होता है डेल्टा एस का? चेंज इन एंट्रोपी। इसके पूंछ में लिख देता हूं आर, मतलब किसके लिए? फॉर रिएक्शन। दी गई रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज बराबर, इसका मतलब है समेशन। एस का मतलब एंट्रोपी, एम का मतलब मोलर, 1 मोल सब्सटेंस की एंट्रोपी, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमेशा 1 1 मोल सब्सटेंस की दी जाएगी। तो मोलर एंट्रोपी प्रोडक्ट की माइनस टोटल मोलर एंट्रोपी रिएक्टेंट की, ऐसे करना है। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में कैलकुलेट करोगे तो सबके माथे पे बिंदी लगा देना। लो जी, ये हो गया। हाँ, अगर ऊपर वाली रिएक्शन में प्यारे बच्चों ऐसे बोलता, इफ एस मतलब एंट्रोपी, बिंदी मतलब स्टैंडर्ड, एम मतलब मोलर, और अगर एम नहीं भी दिया है तो भी डरना नहीं, उसकी यूनिट से पकड़ लेना। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ अमोनिया कोमा हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर ए कॉमा बी कॉमा सी जूल पर केल्विन पर मोल। फाइंड डेल्टा एस। रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज बताओ। चलो जी, आंसर बोलो। ए प्लस बी प्लस सी बनिएगा ब्याज है बेटा, बताओ जल्दी से। अच्छा, ए प्लस, ओके, और? अरे यार, कछु करना है ही नहीं बेटा, तुम मस्ती कर रहे हो बस बैठ के। प्रोडक्ट की टोटल एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट में कौन है? अमोनिया। 2 मोल अमोनिया की एंट्रोपी, 1 मोल अमोनिया की दे रखी है ए, 2 मोल अमोनिया की 2 है। लो, प्रोडक्ट खत्म। अब आया रिएक्टेंट, 1 मोल नाइट्रोजन की सी, 3 मोल हाइड्रोजन की 3B। ले भाई, आंसर आ गया। इतना सही तो करना है बेटा। अगर कभी कोई रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन के दौरान का एंट्रोपी चेंज इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं, चेक कर लीजिए। चलिए, ओके बेटा हिमांग, आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा हूं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन of water is 540 calorie per gram. Find delta S. Find ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट, डेल्टा S ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑफ 1 ग्राम water at its boiling point. नंबर 2, डेल्टा S for vaporization of 10 ग्राम वाटर। नंबर 3, डेल्टा S for vaporization of 1 मोल वाटर। नंबर 4, डेल्टा S
वेपोराइजेशन। चलो जी, 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, आप कोशिश करें और इसका आंसर बताएं। ओके, अरे यार कितने बढ़िया है, सभी बच्चों का आंसर आ गया। बट तब भी देखो मैं जिद्दी हूँ, मैं समझा के ही रहूंगा चाहे तुम्हें आ गया हो। सबसे पहले प्रोसेस पकड़ते हैं। तो प्रोसेस में जैसे ही आपने ये शब्द देखा, वैसे ही आप मन ही मन नाचने लगे कि सर वेपोराइजेशन दिया है, वो भी किसका, वाटर का। वाटर के वेपोराइजेशन का मतलब होगा H2O लिक्विड को बदलना है H2O गैस में, मतलब पानी को बदलना है वाटर वेपर के अंदर। तो सर ये प्रोसेस तो हमें पता है, कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पे और 100 डिग्री के कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। वेपोराइजेशन हो या फ्यूजन हो या सब्लिमेशन हो, इन सभी केसेस में टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेगा और ये प्रोसेस रिवर्सिबल रहेंगे। मतलब जो हीट दे रहे हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या कभी आपने दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो कौन सी हीट है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। वो रिवर्सिबल मैनर में ही दिया जा रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब हमें एक प्रोसेस दिया है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है और उसमें रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज हो रही है। बस सर, जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है उसे डायरेक्ट लगा लो, ठीक है। एंट्रोपी चेंज 1 ग्राम की, मतलब हीट चेंज भी कितना चाहिए, 1 ग्राम का। 1 ग्राम का हीट चेंज कितना है, 540। टेम्परेचर, आंसर आ गया। टेम्परेचर कसम खाई थी हमेशा केल्विन में लोगे। अगले वाले में बोला है 10 ग्राम का बताओ, अरे ये तो लल्लू सवाल है सर, ये 1 ग्राम का आ गया। तो 10 ग्राम का कितना होगा, 540 अपॉन 373 मल्टीप्लाइड बाय 10। 1 मोल वाटर, अरे 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम। 540 373 मल्टीप्लाइड बाय 18। नीचे बोला है डेल्टा एस वेपोराइजेशन बताओ। लल्ला ये डिफाइन ही होता है 1 मोल के लिए। सर ये तो आया 1 मोल के लिए, ये आंसर है। 540 गुणा 18 बटे 373। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो बेटा। जी अंजलि, वंदित, विराज, हरिओम, बढ़िया। सकते हैं, ओके। ओके बेटा, ले इसके पहले वाली स्लाइड जल्दी से देख ले, ज्यादा समय नहीं दूंगा। लवी, जल्दी बेटा। ओके अदिति, चले जी। अब ध्यान से सुनिए बेटा, जब थर्मो की शुरुआत करी थी तब मैंने आपको बोला था कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, सिस्टम, सराउंड। अभी तक की सारी कैलकुलेशन जो आपने की है ना, अभी तक की जितनी भी सारी की सारी कैलकुलेशन जो आपने की है वो की है किसके लिए, सिस्टम के लिए।
अगर कभी आपको सराउंडिंग का या यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है, सराउंडिंग या यूनिवर्स का, वो कैसे निकलता है, आओ जरा देखें। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि डेल्टा एस टोटल कैसे निकलता है। डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा एस टोटल का मतलब होगा डेल्टा एस क्या, सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। मतलब पहले सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकालो, फिर सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालो, और अगर उन दोनों को आप जोड़ दोगे, अगर आपने उन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, उन दोनों का जो समेशन होगा, दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल रिप्रेजेंट टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल से किसका मतलब है, टोटल से क्या मतलब है, यूनिवर्स। टोटल से हमारा मतलब है यूनिवर्स। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अलग अलग प्रकार के प्रोसेस हो सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस हमारे पास किस तरह का है, रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि प्यारे बच्चों आपके पास कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, इनके डेरिवेशन में नहीं करवा सकता हूँ, डेरिवेशन नोट्स में आपको चेक करने होंगे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन कर रहे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान टोटल एंट्रोपी चेंज, मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना मिलता है, 0। ठीक है, टोटल एंट्रोपी चेंज की वैल्यू डाल दो, एंट्रोपी चेंज सिस्टम का प्लस एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का मिलाकर हुआ 0। इससे हमें मिला कि जो भी एंट्रोपी चेंज सिस्टम में आएगा वही एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग में भी रहेगा, केवल अंतर रहेगा साइन का। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है +40, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज होगा -40। इसीलिए टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा, +40 -40 0। ये किसके लिए वैलिड है, यदि कोई प्रोसेस रिवर्सिबली हो रहा है। ठीक है, हर्षित पाटीदार, जो आप मुझसे बातें पूछ रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप लोगों को हजारों बार बोला है उतना ही पूछे जो टॉपिक से जुड़ा हुआ है, बाकी के सवाल जवाब आप अलग से कीजिए, क्लास के दौरान नहीं। ठीक, अंजलि आते हैं उस पॉइंट पे, थोड़ा वेट कीजिए। तो यदि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए ये कंडीशन हमेशा वैलिड है, हमेशा। ठीक है, लेकिन यदि कोई प्रोसेस हो रहा है किस तरह से बताइए, इरिवर्सिबली, यदि कोई प्रोसेस हो रहा है इरिवर्सिबली, ठीक है, इन सब के बकायदा डेरिवेशन भी होते हैं, लेकिन अब डेरिवेशन नहीं करवा सकता हूं बेटा मैं अभी। इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान ध्यान रखिएगा टोटल एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, पॉजिटिव। टोटल एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। अरे यार, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव का मतलब बढ़ना ही तो हुआ। इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी मिलाकर क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर सिस्टम की एंट्रोपी -40 है, -40, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी हो सकती है। आपने बोला सर हो कुछ भी सकता है, लेकिन ऐसी वैल्यू होगी कि दोनों को जोड़ने पर पॉजिटिव मिलना चाहिए। मतलब अगर ये है -40 तो इसकी वैल्यू +40 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, जिससे कि दोनों का समेशन क्या मिलेगा। हाँ जी, तीसरा और आखिरी केस, ठीक है, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस occurring in a isolated system। बेटा आपका प्रोसेस यदि आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है, बताइए, आइसोलेटेड में वैसे भी इरिवर्सिबल ही होगा, बताइए, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए कंडीशन क्या लगेगी, डेल्टा एस टोटल कितना होगा, पॉजिटिव। तो आपने सेम कंडीशन लगा दी
कि डेल्टा एस टोटल हमें मिलेगा पॉजिटिव। इसका मतलब कि सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है और सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज है वो मिलेगा पॉजिटिव जोड़ने पर। बोलो हाँ के ना। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि सर आइसोलेटेड सिस्टम तो वो सिस्टम होता था जिसने पूरे जीवन में कभी अपने सराउंडिंग के साथ कोई इंटरचेंज, कोई इंटरेक्शन किया ही नहीं। अरे लल्ला, उसे तो पता ही नहीं कि उसका सराउंडिंग भी है या नहीं। तो जो भी परिवर्तन सिस्टम में आएगा, क्या उसके कारण कोई चेंज सराउंडिंग में होगा? मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज होगा? नहीं होगा। मतलब सीधे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। समझ में आ रही ना बात? क्लियर है ये? तो ये तीनों बात मैंने आपको बता दी है। अब बैठे बैठे बच्चों ने बोला कि सर उसकी बहुत याद आ रही है हमें। किसकी? स्लॉट की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो सीखा है सामने, वही तो है सेकंड लॉ। क्या कह रहा है? ड्यू टू एवरी नेचुरल प्रोसेस मतलब प्रकृति में होने वाले प्रोसेस। सुन रहे हो? तो प्रकृति में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो अपने आप होते हैं कि तुम करवाते हो? मतलब स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस है। तो ड्यू टू एवरी नेचुरल प्रोसेस, मतलब लिख रहा हूं मैं अच्छे से। नेचुरल प्रोसेस का मतलब है स्पॉन्टेनियस। एसपी मतलब स्पॉन्टेनियस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ले बताओ जल्दी से, यदि कोई भी स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, टोटल एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या टोटल एंट्रोपी बढ़ेगी? तो यही लिख दिया मैंने, एंट्रोपी ऑफ किसका? यूनिवर्स। ऊपर वाली एरो मतलब इंक्रीजेस। लो जी, ये स्लाइड पूरे 30 सेकंड तक आपके सामने है। इसको घूर घूर के देखो बेटा। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अपने मॉड्यूल में भी उपलब्ध है। कोई इत्तू सा भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप अभी पूछ लो। आज जो होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से भी कुछ क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड है। मानसी, जीरोथ लॉ अलग चीज है बेटा, वो मैंने अभी नहीं बताया है आपको, और वो वैसे पूछा भी नहीं जाता है। हाँ हरिओम। अरे जीरोथ लॉ क्या कहता है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम समझते हो ना, अलग अलग प्रकार के इक्विलिब्रियम है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब समय के साथ केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना, यही तो होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समय के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होना, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? आपका नाम हर्षित, आपका नाम भव्य, और मेरा नाम तो पता ही है, टीचर। ठीक है। तो अगर अपन मान लेते हैं कि मेरे और हर्षित के बीच में ये जीरोथ लॉ बता रहा हूं, मेरे और हर्षित के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है। मतलब क्या हम दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों सेम टेम्परेचर पे है। अरे यार, हीट मतलब क्या है? ट्रांसफर होने वाली एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो अगर मेरे और हर्षित के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मेरे और भव्य के बीच में भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब हम दोनों भी क्या सेम टेम्परेचर पे है। तो जीरोथ लॉ की मदद से ये बता सकते हो कि हर्षित और भव्य के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब वो दोनों भी समान टेम्परेचर पे है। लो जी, ऐसे होता है पक्का? हाँ जी। तो जिसने पूछा था मानसी, जीरोथ लॉ मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये पुरानी स्लाइड और देख लो अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा बार बार आपको बोल रहा हूं मैं। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट। देखिए, यदि किसी प्रोसेस के दौरान डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ रहा है, किसी प्रोसेस के दौरान डेल्टा एस टोटल निगेटिव आ रहा है, और किसी प्रोसेस के दौरान डेल्टा एस टोटल क्या आ रहा है, 0। डेल्टा एस टोटल आया पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, ये मतलब होता है। और सर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर 0 आया तो वो सिस्टम रहेगा अंडर कहाँ, इक्विलिब्रियम। तो जो सवाल पूछ रहा हूं उसका अच्छे से जवाब दे। क्या एंट्रोपी चेंज की मदद से ये निकाल सकते हो क्या कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, जवाब दीजिए। क्या एंट्रोपी मेजरमेंट से स्पॉन्टेनिटी पहचाना जा सकता है बच्चों? हाँ। कोई दिक्कत दिख रही है? आपने बोला सर दिक्कत, आप बोर्ड से हटो तब तो दिखेगी। लो जी अब देखो, कोई दिक्कत दिख रही है? क्या एंट्रोपी की मदद से निकाल सकते हो स्पॉन्टेनिटी? आपने बोला हाँ सर वैसे निकाल तो सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है कि हमें एंट्रोपी चेंज किसका चाहिए, यूनिवर्स का। सर बड़ी ही माथापच्ची होगी पता है। पहले एंट्रोपी निकालो सिस्टम का, फिर एंट्रोपी निकालो सराउंडिंग का, दोनों को जोड़कर देखो क्या पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस, क्या निगेटिव आ रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। क्या हमारे थर्मोडायनेमिक्स में कोई ऐसा थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर नहीं है कि जिसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहे, जिसमें हमें क्या करना हो, केवल सिस्टम सिस्टम पे कैलकुलेशन करो और पता लग जाए कि स्पॉन्टेनिटी है या नहीं। तो वो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर अब हमें सीखना है, उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है? हाँ जी, उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। कई बच्चे खोपड़ी या घुटने खुजा रहे होंगे कि सर ये आपने बार बार स्पॉन्टेनियस लिखा है, अबे ये होता क्या है स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो भी प्रोसेस अपने आप होगा, अपने आप होगा, जो भी प्रोसेस अपने आप होगा बिना किसी बाहरी हेल्प के, वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सुन रहे हो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिन्हें इनिशिएट भी नहीं करना पड़े, मतलब जिन्हें चालू भी नहीं करना पड़े, चालू भी अपने आप होंगे, प्रोग्रेस भी अपने आप करेंगे, स्पॉन्टेनियस। दूसरा, जिन्हें एक बार चालू कर दो उसके बाद प्रोग्रेस अपने आप करेंगे। अच्छा जैसे आपसे पूछूं मैं, कोयले का जलना, क्या लगता है कोयले का जलना स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? कोयले का जलना स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? कोयले का जलना, कोयले का जलना, कोयले का जलना, भाई वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक तो मैंने वही बोला, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें इनिशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप पूरा आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो? एक बार कोयले को जला दो, उसके बाद पूरा का पूरा कोयला खुद से जलता है कि नहीं, मतलब वो ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिन्हें इनिशिएट करना पड़ेगा। फिर खोपड़ी खुजाएगी सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता होगा? अगर कोयले का जलना स्पॉन्टेनियस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो बिना किसी बाहरी हेल्प के, जो बिना किसी बाहरी हेल्प के बिल्कुल भी नहीं होते हो। जैसे बताओ, क्या पानी ऊपर से नीचे आता है? अरे यार टंकी में ऊपर पानी भरा है, ऊपर से नीचे आता है कि नहीं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हाँ, क्या नीचे से ऊपर भी जाता है? आपने बोला हाँ हाँ सर जाता है, तभी तो टंकी भरती है, लेकिन अपने आप नहीं जाता है। वो केवल तब होगा जब बाहर से उसको एनर्जी दी जाएगी। अब बताओ कब तक पानी ऊपर जाएगा? जब तक एनर्जी दोगे, या एक बार आपने एनर्जी दी उसके बाद पूरा का पूरा पानी अपने आप ऊपर जाएगा, ऐसे होगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब तक एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है तब तक वो प्रोसेस हो रहा है। एक्सटर्नल एजेंसी ने काम करना बंद कर दिया
वो प्रोसेस वहीं का वहीं रुक गया। हमने सीखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर याद हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अरे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो कैसे, बाहर से बैटरी लगाकर। तो जब तक बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है तब तक केमिकल रिएक्शन हो रही है। आपने बीच में है ना कराटे से एक तार तोड़ दिया, कनेक्शन टूटा, अभी भी थोड़ी थोड़ी रिएक्शन होती रहेगी क्या, रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, वो भी क्या है, नॉन स्पॉन्ट। तो आई होप बात समझ में आया होगा। हाँ हाँ हाँ, दोनों स्पॉन्टेनियस जो है उसे स्पॉन्टेनियस ही कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में। हरिओम, तेरे सवाल का जवाब मैं दे सकता था बट मुझे लगा नहीं कि तुझे शर्मिंदा करके मुझे कुछ प्राप्त होगा, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। बाकी आप सब अपना दायरा अपने आप से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा जो जवाब रहता वास्तविकता में, उसके बाद में तू किसी से शक्ल मिलाने में बड़ा शर्माता बेटा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, बच्चा है जी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्मोडायनामिकल पैरामीटर वो है फ्री एनर्जी, और जो हम सीखने वाले हैं वो है गिब्स फ्री एनर्जी। एक हेल्महोल्ट्ज भी होती है, वो नहीं सीखना है, गिब्स फ्री एनर्जी। बेटा बाकी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर की तरह ये भी एक स्टेट फंक्शन है और ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये भी एक क्या है प्यारे बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्लीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब अच्छी तरह से ध्यान रखना, अमाउंट पे डिपेंड करेगा। 1 मोल गैस की फ्री एनर्जी अगर x है तो 2 मोल गैस की 2x, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है, ठीक। इससे क्या हुआ, चलिए जी। हाँ जी, क्या फॉर्मूला क्या है, G बराबर H माइनस TS, ठीक है। H बेसिकली टोटल एनर्जी को दिखाता है किसी भी से। अच्छा जैसे बताओ, सोच कर बताना, ये हमारा क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अभी अभी जो एनर्जी है, एनर्जी वो किस रूप में उपस्थित है, ऑर्डर के रूप में या डिसऑर्डर के रूप में, सोचो और बताओ, जरा दिमाग लगाकर बताओ, आज नया काम करते हैं। क्लास में एनर्जी ऑर्डर के रूप में है या डिसऑर्डर के, सोचो बताओ ऑनलाइन। बताइए जल्दी से। बेटा हमेशा एनर्जी दोनों रूपों में उपस्थित रहती है, आप जरा सोचो तो सही। जैसे आज मैं बोल देता हूँ क्लास में 10 बच्चे उपस्थित हैं, तो बेंचेस उपस्थित है, पंखे खिड़कियां उपस्थित है, ये सारी चीजें हैं मान लो, है ना। तो क्या क्लास में कुछ ना कुछ ऑर्डर है कि नहीं, देखो बेंचेस कैसे एक सलीके से लगी है, ठीक है, बच्चे कैसे बिखरे हुए बैठे हैं। तो आप ये समझ के चलो कि हर सिस्टम में कुछ ऑर्डर भी रहता है और कुछ अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर भी रहता है। मतलब कुछ एनर्जी एसोसिएटेड रहती है ऑर्डर के साथ और कुछ एनर्जी एसोसिएटेड रहती है किसके साथ, डिसऑर्डर के साथ। आप क्या पसंद करते हो, ऑर्डर या डिसऑर्डर। आपने बोला सर हम बोलेंगे ऑर्डर, लेकिन दिल ही दिल पता है कि हमें डिसऑर्डर ही पसंद है, ठीक है। तो आपको मैं एक बिल्कुल अच्छी बात बताता हूँ, छोटी सी। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब समझ रहे हैं ना, अपने आप प्रोसेस। तो आप बताओ, आप अपने आप क्लास में अपने आप बच्चे क्या करेंगे, अपने आप बिना किसी दबाव के, पहले अच्छे से बैठे हुए हैं सलीके से, तो अचानक से बिखरे हो जाएंगे, इधर उधर झुंड बना लेंगे, कोई पंखे के ऊपर झूमेगा, कोई टेबल के अंदर छुप जाएगा, ये काम होगा अपने आप। या मान लो बिखरे हुए हैं तो चुपचाप से लाइनों में बैठ जाएंगे, क्या होगा काम। आपने बोला सर पहले वाला ही काम होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान आपने क्या देखा, अपने आप होने वाले प्रोसेस के दौरान क्या देखा, पहले बच्चे बैठे हुए थे सलीके से,
है ना, फिर अचानक से क्या हुआ, बिखर गए, डिसऑर्डर हो गए। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान हमने देखा ऑर्डर वाली एनर्जी कम हो गई, डिसऑर्डर वाली एनर्जी बढ़। बात समझ में आ रहा है ना, तो वही समझाना चाह रहा था मैं। एच बेसिकली एसोसिएटेड है टोटल एनर्जी के साथ, ठीक है। इसके दो रूप होते हैं, एक होता है एनर्जी ड्यू टू डिसऑर्डर, बट एंट्रोपी इज नॉट एनर्जी, टी मल्टीप्लाइड बाय एस। अरे यार, एस बराबर क्यू बाई टी लिखा था ना, तो टी इधर इधर आ जाएगा, तो क्यू तो एनर्जी है ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी को, ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी ड्यू टू डिसऑर्डर, है ना। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी ड्यू टू ऑर्डर। समझ में आ गई ना बात। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान क्या होगा बताओ, स्पॉन्टेनियस के दौरान बताओ क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू, बिल्कुल सिंपल ऐसे होता है। अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि बताओ जी क्या है, अरे यहां से निकाल लो, क्या है जी, इतना आसान सा तो है। अच्छा, तभी तो आपको ऐसे बोला जाता है, पता है, कि फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी या दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। फ्री एनर्जी वास्तविकता में टोटल एनर्जी में से वो हिस्सा है जिसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, आगे आएगा, खैर अभी दिक्कत नहीं है। लो जी, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, बाकी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर की तरह यहाँ भी हमें जी नहीं निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। तो नोट डाल के लिखते रहते हैं, एट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। यदि प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेल्टा जी, प्रेशर भी कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट, बराबर डेल्टा एच माइनस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी सवाल नीट में पूछे हैं। डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का टी डेल्टा एस टोटल। फिर बच्चों ने बोला सर हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है, पता है क्या, ये जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे डेल्टा जी लिखा, डेल्टा एच लिखा, डेल्टा एस लिखा, तो ये चेंज है किसका, सिस्टम का है, सराउंडिंग का है कि यूनिवर्स का है। तो बेटा अगर कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने सीधे लिख दिया डेल्टा एच, इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, सिस्टम सराउंडिंग क्या कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये हमेशा बाय डिफॉल्ट किसका रहेगा, सिस्टम का। अगर यूनिवर्स का है मतलब टोटल है या सराउंडिंग का है, तो वो हमेशा मेंशन किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगले काम की बात पर चलते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं, ये एज इट इज आपको याद करने हैं। इसका डेरिवेशन लास्ट ईयर की कॉपी में या जो ड्राइव पर नोट्स है वहां मिल जाएगा। नंबर 3, अभी हमने क्या देखा था बेटा बताओ, एंट्रोपी की मदद से आपने स्पॉन्टेनिटी निकाला था, लेकिन समस्या आई थी कि वो एंट्रोपी चेंज हमें चाहिए था यूनिवर्स का, है ना। अब देखो नया काम क्या है, नया काम क्या है, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दूसरा क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, या प्रोसेस अंडर इक्विलिब्रियम, बताइए इन सभी केसेस में डेल्टा एस टोटल क्या होगा, और डेल्टा जी, इसकी पूंछ में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये सिस्टम का है, बताइए बताइए, ये तो सीख ही लिया था। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अभी पिछली स्लाइड में किया था ना। अब ये रहा फॉर्मूला, सिस्टम का चेंज इन फ्री एनर्जी ये होता है माइनस का टी डेल्टा एस टोटल। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या आएगा, माइनस, मतलब डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव। लो जी, तो यही हमने इलेक्ट्रो में सीखा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। ये डेल्टा जी किसका है, सिस्टम का, तो क्या कैलकुलेशन आसान होगी, हाँ। अगला वाला, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस नेगेटिव है, तो डेल्टा जी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में वो जीरो है, तो ये भी क्या रहेगा, चेक कर लो अच्छे से कि क्या इतनी बातें क्लियर है।
जी हाँ बिल्कुल। डेल्टा जी डेल्टा एच के बराबर नहीं आएगा, टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच के बराबर आ जाएगा, डेल्टा जी तो जीरो होगा ना। क्रांतिकारी मानसी, मैंने यही आपको बोला है थोड़ी देर पहले कि इनमें से किसी के भी डेरिवेशन मैंने नहीं करवाए हैं। ये अलग एक्सप्रेशन है बेटा, और ये अलग एक्सप्रेशन है। यहाँ पर इनकी पूंछों में कुछ भी नहीं लिखा है, सब स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये है डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम। इस फॉर्मूले से ये एंटायरली डिफरेंट है। नीचे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सर डेल्टा एच को जीरो कर दो और लो जी ये फार्मूला आ गया। ये है डेल्टा एस टोटल। इनके डेरिवेशन के दर्शन करने के लिए प्लीज रिफर आइदर एनसीईआरटी और लास्ट ईयर नोट्स और नोट्स अवेलेबल ऑन ड्राइव। ठीक है, हाँ जी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस के ऊपर चलना है, बोर्ड पर ध्यान लगाइए, आपको सॉल्व करके देना है। फॉर रिएक्शन ए एरो बी डेल्टा एच बराबर -10 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस बराबर -20 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पहला हिस्सा क्या करना है, प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस एट 800 केल्विन। जांच करके बताइए कि क्या 800 केल्विन पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। ये चेक करके बताना है सबसे पहले कि क्या 800 केल्विन के टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। जवाब आपको देना है हाँ या ना। चलिए अब समय आ गया बच्चों की, इन्हें सॉल्व कर ले। आओ जरा ध्यान से देखो, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। ये निकलेगा डेल्टा जी से। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच की वैल्यू उठाओ, माइनस में 10, पूरा देखना, किलो, किलो का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो गया माइनस का 10,000। सही बोल रहा हूं मैं। माइनस टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं। कितना दिया है टेम्परेचर 800, और चेंज इन एंट्रोपी माइनस में 20, तो ये आया माइनस का 10,000 और ये आ जाएगा प्लस का 16,000। ये रिजल्ट आएगा प्लस का 6,000। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है 800 केल्विन पे। देखिए आपको समझ में आया अच्छे से। प्यारे बच्चों, ऋषि, विराज, श्रेष्ठ, जया, मानसी, ये क्लियर है कैसे हो रहा है। जी हाँ जी, अगले वाले को देखते हैं।
अगले वाले में क्या करना है देखो, पहले ये निपटा लेते हैं। आपसे बोला है फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर बताओ, है ना। तो क्या करना है, डेल्टा जी को डाल दो 0, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर 0, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाला डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का रेशियो 500 केल्विन। ये देख लो। अब ये मिडिल वाला सॉल्व कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। बोलो हाँ के ना, पक्का। माइनस का टी डेल्टा एस लेस देन माइनस का डेल्टा एच, मतलब होगा टेम्परेचर लेस देन माइनस का डेल्टा एच अपॉन माइनस का डेल्टा एस। वैल्यूज लगा दो। टेम्परेचर लेस देन 500 केल्विन, मतलब स्पॉन्टेनियस तब होगा जब रिएक्शन में टेम्परेचर 500 से कम होगा। ये रहा, देख लो अच्छे से। बिल्कुल विराज, बहुत अच्छा काम किया है आपने, शाबाश। जी ऋषि, वेरी गुड बेटा। अदिति वेरी गुड। चलें आगे, एक छोटा सवाल और, आप बताइए। 2-3 सवाल चलो दे ही देता हूं तुम्हें करने के लिए, फटाफट से करना। फॉर अ रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 8 किलो जूल प्रति मोल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, रिएक्शन वुड बिकम स्पॉन्टेनियस एट चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, जो सॉल्व करके बताना है। दिख तो रहा है सभी को, अच्छे से चेक करो मन लगाकर। जी बेटा, ऑफलाइन क्लास में बच्चे जो बैठे हैं उनमें से कुछ का कहना है थर्ड, कुछ का कहना है सेकंड। ज्यादा बच्चे सेकंड बोल रहे हैं। आपको मैं भरपूर समय दे रहा हूं जिससे कि आप सॉल्व करें, बैठ के टाइम पास करने के लिए समय नहीं दिया बेटा।
हाँ जी, किसका? पहले वाले का, सेकंड वाले का। ओके, चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को बता देता हूं मैं कैसे क्या करना है। बोर्ड पर ध्यान लगाइए, पहले वाले सवाल में ध्यान लगाओ बेटा। पहले वाले सवाल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या लिखा है, और यहाँ पर ये भी देखना कि कहाँ पर गलती हो रही है। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बोर्ड पर ध्यान लगाए। मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी है, और वो समझने के लिए ही मैंने ये दिया था सवाल। डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 होगा। माइनस का टी डेल्टा एस लेस देन माइनस का डेल्टा एच। अरे यार बताओ ना, यहाँ तक सही है कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? टी डेल्टा एस लेस देन डेल्टा एच, मतलब टेम्परेचर लेस देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। टेम्परेचर लेस देन कितना था? वो था 8000, और ये कितना था? 4। टेम्परेचर लेस देन 2000 केल्विन। बोलो जल्दी, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? दोस्त तो कुछ बोल ही नहीं रहा है बेटा, हाँ के ना? मैंने जो किया वो सही है? अरे जो किया उसमें गलती बताओ ना, कि उसमें क्या गलती करी है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि तुम बोर्ड पर ध्यान लगाया करो। क्लास होती ही सीखने के लिए, तुम सीखते हो नहीं, अपना ज्ञान बांटते रहते हो। हाँ जी, चलो बताओ जल्दी से इधर, 2 और 3 में से बड़ा कौन है? तो मैं ऐसे लगाऊं, ये सही है कि गलत है? अब दोनों तरफ माइनस साइन लगा दो, तो क्या -2 -3 से छोटा है क्या? तो फिर तुम्हें ध्यान रखना है कि मुझे ध्यान रखना है? वाह रे, जब भी आप माइनस साइन या प्लस साइन लगाते हैं तो बीच वाला सिंबल पलट जाता है, इसका हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है सर, इज इक्वल टू में भी पलटते क्या? हाँ भाई, तो इज इक्वल टू में भी पलट लेना, ठीक है। तो जैसे ही आपने माइनस साइन काटा, तो ये साइन ऐसे आ जाएगा, मतलब आंसर आएगा बेटा 2000 से बड़ा, छोटा नहीं, ध्यान रखिएगा। सेकंड आंसर सही होगा, ध्यान रखिए इसका। ठीक है, चलिए अगले वाले को सॉल्व नहीं करना है। अब डरा क्या दिया, मैं तो सिखा रहा हूं, मेरा काम डराना नहीं, मेरा काम सिखाना है। सुनो, इसको सॉल्व नहीं करके दूंगा, बस समझा रहा हूं क्या करना है। बोर्ड पर ध्यान लगाइए। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दिया हुआ है, लेकिन रिएक्शन का डेल्टा एस नहीं दिया है। तो आपने बोला सर घबराओ मत, रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन का डेल्टा एस मतलब प्रोडक्ट की टोटल एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की टोटल एंट्रोपी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंट्रोपी दी है, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी को 0 डाल दो, ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट, कुछ और रिलेशंस की बात करते हैं, इनमें से बहुत सारे तो आपको पता होगा। पहला, डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यूसी। क्यूसी का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखते हो। अंडर इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले गए तो डेल्टा जी को डालिए 0, और क्यूसी जो है वो बराबर होता है के इक्विलिब्रियम के। लगा दो ऊपर, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये वाला लॉग पसंद नहीं है, तो डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। सवाल पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन 0 होता है, डेल्टा जी की डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी हमेशा 0 होता है। क्या डेल्टा जी नॉट भी 0 हो सकता है? अरे क्या डेल्टा जी नॉट भी 0 हो सकता है? आपने बोला हाँ, कितना आसान है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, log 1 बराबर 0 आ जाएगा, खत्म। हर्षित, उसका आंसर था 500 केल्विन।
जी बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट स्लाइड ये है बेटा। तन्वी देख ले, यही वाली स्लाइड बोल रही है क्या? तन्वी बेटा यही स्लाइड। चलो तन्वी गुस्सा हो गई, कोई बात नहीं, इसके पीछे वाली आगे वाली ले, यही थी क्या? ले। तन्वी ओके? जी चलिए कुछ छोटे छोटे सवाल और देख लेते, बिल्कुल अब समाप्ति पर ही है। सुनिएगा, H2O लिक्विड से H2O गैस, ध्यान से सुनो रे। इसको ऐसे मान लेता हूं मैं कि एक सिलेंडर पिस्टन है। सुनो अच्छे से, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है वाटर प्लस वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। टेम्परेचर आपने लिया है 100 डिग्री और प्रेशर आपने लिया है 1 atm। याद होगा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो बताओ 100 डिग्री 1 atm पे कौन एग्जिस्ट करेगा, पानी या वाटर वेपर? दोनों। क्या पानी वेपर में कन्वर्ट होगा? हाँ। क्या वेपर पानी में कन्वर्ट होगा? हाँ। दोनों का रेट बरोबर रहेगा, उसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हो। ये है, ठीक है। टेम्परेचर 100 डिग्री और प्रेशर कितना है? 1 atm। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोसेस के लिए बताइए डेल्टा एच का साइन, डेल्टा एच का साइन, कि ये जो रिएक्शन है इसका साइन क्या होगा, प्लस की माइनस? लिक्विड को वाटर में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी है कि निकलेगी? अरे यार बेटा ये तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना यार, हीट देनी है, इतना क्या सोचते रहते हो? पॉजिटिव, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अरे हाँ ना, इसके लिए डेल्टा एस क्या होगा? लिक्विड को बदला गैस में, डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या होगा? ओ जीरो। अबे इक्विलिब्रियम है यार। फिर आपने बोला सर और इस बार गलती कर दी, अगला सवाल दो। अगले सवाल में तो बिल्कुल पक्का हम गलती करेंगे ही करेंगे, लेकिन नहीं वाली। लो जी ठीक है। प्रेशर आपने ले लिया 1 atm, टेम्परेचर ले लिया 150 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा? चलो पूछता है जवाब पूरा भारत, बोलो। लिक्विड को गैस में बदलोगे, एंट्रोपी, डेल्टा जी, डेल्टा जी, बोलो बोलो अवनी। वेरी गुड, आज की सुपरस्टार अवनी है, बहुत बढ़िया। हाँ देखो 100 डिग्री पर इक्विलिब्रियम था, है ना? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाकर 150 डिग्री कर दिया है तो 150 डिग्री पर सारा का सारा पानी भाप में बदलेगा कि नहीं यार? हाँ, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी ना, अपने आप जाएगी। क्या, तो तुझे क्या करना है, फूक मारनी है? अबे हीट देना तो काम है, अपन ने बोला ना कि 150 डिग्री पर है, तो बस ये है कंडीशन। तो इस कंडीशन 150 डिग्री पर, 150 डिग्री पर अगर पानी है तो वो अपने आप वेपर में बदलेगा कि तुझे छुड़क छुड़क करके बदलना पड़ेगा? अपने आप होगा, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। H2O लिक्विड को आपने H2O गैस, कंडीशन देखना। अब टेम्परेचर आपने लिया है 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपने लिया है 10 atm। बोलो डेल्टा एस, लिक्विड को गैस में बदले, डेल्टा जी। बहुत बढ़िया। अरे प्रेशर बढ़ाओ, 1 atm पे इक्विलिब्रियम था, अगर प्रेशर 10 atm कर दिया तो ये रिएक्शन तो बैकवर्ड में भागेगा अपने आप, मतलब बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सर हमसे तो फॉरवर्ड पूछा है, फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है।
कोशिश करी मैंने कंप्लीट, 4:20 तक ही रहती है ना, कोशिश करी बट मामूली सा छूट गया है, 2-5 चीजें बहुत छोटी छोटी सी, जैसे थर्ड लॉ वगैरह, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। आज का होमवर्क नोट करें और प्लीज बेटा होमवर्क के साथ कोई कोताही नहीं बरते, उसे कंप्लीट करना ही करना है। सबसे पहले बिगनर बॉक्स 5 तक कंप्लीट इंक्लूडिंग ऑल इलस्ट्रेशंस, सॉरी बिगनर बॉक्स 6 तक, बिगनर बॉक्स 6 तक सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारे एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1 के अंदर अप टू क्वेश्चन नंबर 80, अप टू क्वेश्चन नंबर 8080। एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3 के बाद 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इतना ही है आज के लिए, ये काम आप करके लाएं, फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। बाय बाय एंड टेक केयर बेटा। बाय बेटा, ध्यान रखिए। जी बेटा, धन्यवाद।